गुड इवनिंग एवरीवन। लेटली वी हैव बीन स्टडिंग अबाउट वोमन पंचकर्मा। तो अभी तक हमने वोमन पंचकर्मा का प्रोसीजर कैसे करते हैं, अलग अलग जो केस स्टडीज थे वो कुछ केस स्टडीज हमने पढ़े। आज हम वोमन पंचकर्मा फिर से एक बार शॉर्ट में और किस डिजीज में हम कर सकते हैं, कैसे किन मेडिसिन के यूज से कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो लेख है वो वैद्य विद्या ताई जड़ूकर मैडम का है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वमन केव्हापासून देता येतो। वमन देने का हमारे ग्रंथों में हर एक पंचकर्मा का एक स्पेसिफिक एज बताया गया है कि कौन से एज पे कौन सा पंचकर्मा कर सकते हैं। तो उसके बारे में ऐसा पहला क्वेश्चन उन्होंने रेज किया है कि वमन कब से हम दे सकते हैं। तो इसका आंसर हमने जब नवजात परिचर्या बाल रोग में हमने स्टडी किया है, तो जब जैसे ही न्यूबॉर्न बर्थ लेता है तभी उसके मुंह में कुछ जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसको निकालने के लिए हम मध का सेंधो का चाटन देते हैं, जिससे वो उल्टी कर देता है और उसके बाद हम उसको धीरे धीरे रेगुलर डाइट पे लाते हैं। लेकिन वो सद्य वमन हुआ। अब इसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं कि आयुर्वेद शास्त्र में वमन विधि का वर्णन बहुत पहले से बताया गया है और उसके बारे में हमने पिछले लेक्चर्स में कुछ डिस्कस किया है। तो वमन देने की कुछ अवस्थाएं हैं जो हमें पता होनी चाहिए। एक तो दोष स्थान अवस्था। दोष मतलब वमन हम कब दे सकते हैं, जब कफ प्रधान दोष हो, जब वो आमाशय स्थित हो और जब वो उत्क्लेशित अवस्था में हो। यही प्रकोपित कफ जब पक्वाशय में रहेगा तो हमें बस्ती या विरेचन का यूज करना रहेगा। जब वो शिरो ऊर्ध्व जत्रुगत प्रदेश में रहेगा तब हमें शिरो विरेचन नस्य का प्रयोग कर सकते हैं। तो किस स्थान पे कौन सा दोष बढ़ा हुआ है ये भी देखना बहुत इंपॉर्टंट है। तो उसके बाद शरीरात उत्क्लेश झालेला कफ आहे, म्हणजेच आमाशयातील काही द्रव्य मुखावाटे बाहेर येऊन पाहत आहेत, येणे जरूर आहे, अशा स्थितीला प्रत्येक व्यक्तीला वमन देता येतो। तो वही एक्सप्लेन किया है कि जब कफ दोष उत्क्लेशित अवस्था में हो, उत्क्लेशित मतलब जब वो बाहर आने के लिए उन्मुख हो। पेशेंट आके सिम्टम बोलेगा कि मुझे मुंह में पानी आता है, उल्टी जैसा लग रहा है, खाने की इच्छा नहीं होती है, पेट में भारीपन है, यहाँ पे गौरवता है। तो ऐसे सिम्टम्स जब हमें देखने को मिलते हैं तब हमें ऐसा समझना चाहिए कि दोष उत्क्लेशित अवस्था में है। एक तो अगदी स्नेहन स्वेदनपूर्वक न देता स्रोतोमुख विशोधन करण्यापुरता वमन मळमळ वाटत असलेल्या व्यक्तीला देता येतो। तो वमन देने के लिए हमने बोला कि हर बार हर पेशेंट को स्नेहन स्वेदन करके ही वमन करना पड़े ऐसा भी नहीं है। कभी कभी सद्य वमन की भी अवस्था आती है। पेशेंट आता है, वो बोलता है पेट में भारीपन है, उल्टी जैसा लग रहा है, आप उसको सेंधव जल पिला के वमन करा दो, थोड़ा सा वमन वचा यष्टि मधु का चाटन दे के फिर वमन करवा लो, तो उससे भी हम सद्य वमन कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही बताया है कि हर बार हर व्यक्ति में अवस्था देख के हमें वमन का विचार करना चाहिए। हर बार स्नेहन स्वेदन करके ही हमें वमन करना पड़े ऐसा जरूरी नहीं है। उसके बाद नवजात बालक आईपासून अलग केल्यानंतर त्याला वेखंड व सैंधव चूर्ण मधातून चाटवावे असे आयुर्वेदात सांगितले आहे। जब नवजात बालक का जन्म होता है तब उसको हम वेखंड मतलब वचा चूर्ण सैंधव के साथ मध में मिला के उसका चाटन उसको देते हैं, जिससे उसको वमन हो जाता है। फिर उसके बाद स्नेहन स्वेदनपूर्वक वमन कर्म करण्यासाठी मूल जरा मोठे झालेले असणे जरूरी आहे। तो जब जो पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि वमन हम कब से दे सकते हैं, तो उसका आंसर था कि नवजात बालक से ही हम वमन चिकित्सा जो है वो कर सकते हैं। लेकिन स्नेहन स्वेदन पूर्वक वमन प्रॉपर वमन प्रोसीजर करने के लिए उसका एक एज होना चाहिए जिसमें वो सब जो हमारा प्रोसेस है उसको फॉलो कर सके। कारण पुरेसे स्नेहन होईपर्यंत रोज तोंडाने योग्य मात्रेने तूप पीणे, क्योंकि हम जब प्रॉपर वमन करते हैं तो उसमें हमें एक क्वांटिटी में घृतपान करना पड़ता है। त्यानंतर सार्वदेहिक स्वेदनासाठी स्वेदन पेटीत जरूर तेवढे वेळ झोपणे यासाठी बालकाचा स्वच्छेने सहभाग मिळणे कठीण गोष्ट असते। और स्नेहपान होने के बाद हमें पेशेंट को पेटी स्वेद भी देना पड़ता है। तो जब तक उसका एज सही नहीं हो, वो हमारी बातें नहीं सुन पाए, तब तक हम उसको पेटी स्वेद नहीं दे सकते। त्याचा अंगी ज्ञापकत्व व वैद्य वश्यत्व आल्यानंतर ही गोष्टी सोपी होते। मतलब जब वो पेशेंट को खुद उसका इंपॉर्टेंस समझता है, जब वो वैद्य वश में मतलब हमारी बात सुनने वाला हो जाता है, तब उसे हम स्नेहन स्वेदन करके वमन अच्छे से कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगला टॉपिक है स्नेहनासाठी तूप पीणे। तो स्नेहन करने के लिए वमन में स्नेहपान पहले होता है, तो उसके लिए कौन सा घी पीना चाहिए और कैसे पीना चाहिए। तोंडावाटे नुसते तूप पिणे किंवा चाटून खाणे ही कल्पना बऱ्याच लोकांना कशीचीच वाटते।
हम बहुत बार पेशेंट को बोलते हैं कि आपको घी पीना पड़ेगा, तो उनको पहले तो क्वेश्चन आता है कि ये घर का घी है, मेडिकेटेड घी है, कितने क्वांटिटी में लेना है, तो वो सब हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है. म्हणून जरा चव वास बदलेल इतके सुंठपूड व साखर असे मिसळून दिलेले तूप काही मुले व्यवस्थित खातात. तो अभी एक और चीज मैं बताऊंगा. प्रैक्टिस करने के बाद जो हम सीखते हैं, तो उसमें कभी भी कोई पेशेंट आता है तो हमारे ग्रंथों में भी लिखा है कि अनर्ह, वमन के लिए अनर्ह, अयोग्य. तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर हमें हिस्ट्री लेना है कि आपको कभी उल्टी हुई है क्या. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको कभी उल्टी नहीं हुई है, तो उनमें वमन पंचकर्म करना बहुत डिफिकल्ट होता है. और कुछ पेशेंट को जो घी खाने की आदत बिल्कुल नहीं होती है, तो वमन प्रोसीजर डायरेक्ट स्टार्ट करने से पहले हमें उनको पूछना है कि आप पहले घी खाते हैं क्या. अगर नहीं खाते होंगे तो सादा गाय का घी, घर का घी उन्हें रोज 2-2 चम्मच लेने के लिए बोलना है. फिर जब उनको आदत लग जाएगी, फिर हम मेडिकेटेड घी पे शिफ्ट करके वमन प्रोसेस अच्छे से कर सकते हैं. इसमें एक और ऑप्शन उन्होंने बताया है कि जब घी का टेस्ट पेशेंट को सहन नहीं होता है, तो उसमें हम थोड़ा सा टेस्ट लाने के लिए सूंठ डाल सकते हैं, या फिर शक्कर मिला के छोटे बच्चों में हम दे सकते हैं. तूप साखर किंवा तेल प्लस गुळ असे मिश्रण चाटून खाणे तुलनेने सोपे असते. तूप साखर, घी और शक्कर, या तेल और गुड़, ये दोनों का मिश्रण ऐसे इस रूप से हम स्नेहपान के लिए यूज कर सकते हैं. 2 से 3 वर्षांचा मुलांनाही असे स्नेहन देण्याचा अनुभव आहे. 2 से 3 साल के बच्चों को भी ऐसे स्नेहन दे सकते हैं. सद्य स्नेहनाचे म्हणजे झटपट स्नेहन करण्या येतील असेही काही पदार्थ असतात. कभी कभी हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं होता है, पेशेंट जल्दी में होते हैं, हमें भी कम टाइम में कभी कभी पेशेंट का स्नेहन करना होता है, तो ऐसे कल्पना हमारे ग्रंथों में बताई गई है, जिसको सद्य स्नेहन कल्पना ऐसी बताए है. तो क्रोशरा मतलब खिचड़ी, तो उसमें तिल, चावल और उड़द की दाल, इन सबका मिश्रण करके उसको फोड़नी दे के उसको अच्छे से पकाकर उसमें बहुत सारा घी डालना है. या फिर ठंडी के सीजन में बहुत सारा घी डाल के उड़द का दाल हमें बना के उससे हम सद्य स्नेहन कर सकते हैं पेशेंट का. अगर हम स्नेहन चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें भी लास्ट में उन्होंने बताया है कि अगर हमें जल्दी स्नेहन करना है तो हमें घृत को सैंधव लवण के साथ मिला के देना है, तो उससे जल्दी स्नेहन होता है. भरपूर तुपाला रव्याचा शिरा, जो हम ये बनाते हैं शीरा, हलवा, उसके अंदर भी हम बहुत सारा घी डाल के, या फिर मूंग दाल की खिचड़ी में या मूंग दाल के शीरा में, इसमें बहुत सारा घी डाल के हम पेशेंट को दे सकते हैं. तात्पर्य ये है, मतलब इसका सबका हमारा एम एक ही है कि वो टेस्टी भी हो जाए और पेशेंट को एक सफिशिएंट अमाउंट में घी भी चला जाए, जिससे उसका स्नेहन अच्छे से हो जाए. भरपूर तेल व तूप घालून स्नेहन करता येतो. मुलेही समजावून सांगितल्यावर ते भुकेच्या वेळी आनंदाने खाऊ शकतात. अशा पद्धतीने आदि पुरेसे स्नेहन करता येते. तो अगर हमने ऐसे कल्पनास बना के दिए, क्योंकि हर बार हमें ग्रंथों से चिपक कर नहीं रहना चाहिए. हमारे ग्रंथ में आया है कि महातिक्तक ग्रुध देना है, लेकिन हर बार पेशेंट वो ले नहीं सकता है. तो हमें पेशेंट के लिए इजी बना के उसको उस रूप में पेशेंट के सामने प्रेजेंट करना है. फिर उसके बाद त्याने शरीर, आमाशय, अन्न नलिका स्निग्ध व मृदु होता. तो स्नेहन अच्छे से होगा तभी भी पेशेंट का शरीर, आमाशय, अन्न नलिका स्निग्ध और मृदु होंगे. प्रत्यक्ष उलटी झाल्यानंतर फारसा त्रास होत नाही, और एक बार वमन होने के बाद, उलटी होने के बाद पेशेंट को ज्यादा तकलीफ नहीं होती है. आमाशय रिकामा झाल्यामुळे तेथे येणारी तत्कालिक क्षीणता बाधक होत नाही. और वमन होने के बाद पेशेंट को थोड़ा सा या आमाशय में थोड़ा सा अनइजीनेस लगता है, जो कि नॉर्मल है. फिर उसके बाद मुले सुखाने ओकतात, ओकल्याने स्वस्थ होतात. जो छोटे बच्चे रहते हैं वो आराम से उलटी करते हैं. नवजात बालकापासून बहुतेक सर्व वयोगटातील मुलांना उलटीचं औषध देऊन त्यांना आराम वाटतो. ओकारी होताना मूल थोड़े घाबरले झाले तरी परिणामी ते आनंदी होतात. तो ऐसे छोटे बच्चों में उल्टी होने के बाद भले ही वो थोड़ा सा हमें देखने में या करने में, सुनने में डिफिकल्ट लगता है, लेकिन एक बार उल्टी हो गया तो वो आनंदी हो जाते हैं, उनको कुछ तकलीफ होती नहीं है. फिर नाक, घसा, कपाल किंवा छाती कफाने चोंदल्यामुळे निर्माण झालेली त्यांची अस्वस्थता लगेच कमी होतो. ऐसे पेशेंट जिसमें अस्थमा की तकलीफ है, साइनस की तकलीफ है, ऐसे पेशेंट में जैसे ही वमन पंचकर्म अच्छे से होता है, उनके सब सिम्टम्स धीरे धीरे कम हो जाते हैं. दात येऊ लागल्यानंतर मुले आकंठ दूध व नंतर औषध पीण्यास काकू करतील, त्यावेळी एक अनुभवी उपाय करावा. तो जब उनको दांत आ जाते हैं, तब वो दूध पीने में आकंठ, जब हम स्नेहपान कोई भी यूज करते हैं तो वो दूध अच्छे से नहीं पीते हैं, नाटक करते हैं थोड़ा, तो उस समय हमें कुछ ट्रिक्स का यूज करना पड़ता है. तो आपल्या डाव्या हाताच्या तर्जनीला छोटा हातरुमाल पक्का गुंडाळावा आणि बालकाला मांडीवर झोपावून त्याचा उजव्या बाजूच्या दाढेमध्ये ते बोट ठेवावे. मतलब एक जो तर्जनी है उसके अंदर रुमाल बांध के उस बच्चे के दांत के बीच में
वो उंगली को अंदर रखना आहे, म्हणजे दूध किंवा औषध सुखाने पाजता येते और फिर उसको हम स्नेहपान करवा सकते हैं. वमनाचा वेग येण्यासाठी घशात बोट घालण्यासाठी त्या रुमाल अवगुंठित बोटाचा चांगला उपयोग होतो, और कभी कभी वमन का वेग लाने के लिए इस उंगली में जिसमें रुमाल बांधा हुआ है उससे भी हम इरिटेट करके वमन वेग ला सकते हैं. दातांनी चावा घेण्यासाठी संधी मुलाला मिळत नाही, तो फिर उसके जो दांत काटने से जो हम बच सकते हैं. दूध व औषध पाजताना आपल्या मांडीखाली उशी घेऊन मुलाचे डोके हे शरीरापेक्षा उंच धरणे. तो जब हम बच्चे को हम जब ऐसे अ, पालथी मार के जो बोलते हैं उस पोजीशन में बैठ के बच्चे का सर थोड़ा सा रेज्ड करके ऐसे इस पोजीशन में हमें उसको घृतपान ये सब करवाना है. अत्यंत जरूर आहे, अन्यथा उलटीतील द्रव्य श्वास मार्गात जाऊ शकेल, यासाठीच उलटी होत असताना मान वळविलेली एका कुशीवर अशी धरावी लागते, हेही ध्यानात ठेवावे. इसीलिए जो हेड पोजीशन है वो थोड़ा ऊपर होना चाहिए, क्योंकि जब उल्टी का वेग आएगा और उसका जो हेड है वो अगर हार्ट लेवल के नीचे होगा तो वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाके एस्पिरेशन भी हो सकता है. फिर वृद्धांना ही वमन देता येतो. जो वृद्ध है, अभी हमने छोटे बच्चों की बात कर ली, यंग एज में जो है उनको तो उनका सवाल ही नहीं है, उनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो भी रेडी हो सकते हैं, वो मानेंगे भी. लेकिन जो छोटे बच्चे हैं और जो एजेड पीपल है, अभी हमारे क्लिनिक में मुझे याद है हमने एक 68 ईयर लेडी को वमन करवाया था, जिनको अलसक डायग्नोज किया था मैंने. तो उनके अंदर सिम्टम्स ऐसे थे, 10 साल से उनको आज तक भूख लगी ही नहीं थी कभी. तो एलोपैथी के बहुत सारे मेडिसिन हो गए. अगर मेरे पास उनका वीडियो मिलेगा तो मैं दिखाता हूँ. आयुर्वेदिक मेडिसिन भी उन्हें स्टार्ट किया था, सब गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट सब दिखा के हो गए थे. तो जब हिस्ट्री लिया मैंने तो हिस्ट्री में ऐसा देखने को मिला कि भूख नहीं लगती थी फिर भी घर वाले जबरदस्ती उनको कुछ ना कुछ खिलाते ही रहते थे. तो जब मैंने सिम्टम पूछा तो अल्सर के जो सिम्टम थे सेम टू सेम वैसे सिम्टम्स देखने को मिले. ये देखो, ये अगर आपको दिख रहा होगा तो ये हमने वामक युग तैयार किया. दिख रहा है क्लियर? नहीं सर, थोड़ा सा आगे ले लो। अभी दिख रहा है? हाँ, बेटर। तो ये 66 ईयर्स की थी फीमेल. पर इस कंडीशन में कुछ खा नहीं सकते थे, बहुत दिन मेडिसिन देने के बाद भी उनको कुछ रिलीफ नहीं लग रहा था. तो ये देखो, ये उनको फिर धूमपान दिया हमने. ये इतना सारा वमन, इतने सारे दोष निकले थे उसमें. हाँ, ये देखो, जब ये सब दवा आप डेली लेते हैं, ये इतने सारे मेडिसिन जब आए थे तो आयुर्वेदिक इतनी सारी मेडिसिन शुरू थी उनको. दिख रहा है? तो कम से कम 20 टाइप्स के मेडिसिन, जो कि जिनका डोज था 2 टैबलेट TDS, दो दो टैबलेट दिन में 3 बार, इतना टैबलेट लेते थे प्लस खाना अलग, जबकि उनको भूख 10 साल से भूख लगी ही नहीं थी. तो ऐसे कंडीशन में फिर भी वो सब अलसक जाके निर्माण हुआ, तो उसमें मैंने डिसाइड किया उसकी चिकित्सा फर्स्ट चिकित्सा वमन है. तो ऐसे पेशेंट में हमने सद्य स्नेहन करवाया, जो लवण डाल के घृतपान करवा के फिर स्नेहन करवा के स्नेहन स्वेदन करवा के फिर हमने उनका वमन प्लान किया. वमन देने के 7 डेज के बाद उनको भूख लगना शुरू हुआ पहली बार. 10 साल के बाद सब बॉडी हल्का हल्का फील हुआ. और उसके बाद तो ब्रेक हो गया अभी, लेकिन बहुत अच्छा रिलीफ था उनके अंदर. तो वृद्धांना ही वमन देता ये तो. वृद्ध, बाल, किशोर, तरुण, प्रौढ अशा वयाच्या सर्व टप्प्यात वमन देता येतो. छोटे बच्चों में किशोर, तरुण और प्रौढ, ये सब एज में हम वमन दे सकते हैं. कफ वाढवण्याची कारणे व कफ काळात वाढणारी लक्षणे ही निश्चितपणे सापडली. बुलाता हूँ थोड़ी देर में. कफ वाढण्याची कारणे व कफ काळात वाढणारी लक्षणे ही निश्चितपणे सापडली की स्रोतोमुख विशोधन करणारी वमने द्यावीत. तो छोटे बच्चे में हमको पता है कि कफ की अवस्था रहती है, कफ बढ़ेगा अगर तो उसमें हम निश्चित स्रोतोमुख विशोधन करने के लिए वमन देना जरूरी है. सेवानिवृत्तीनंतरच्या वयातील, मतलब जब रिटायरमेंट हो जाता है
तो व्यक्तीमध्ये सुद्धा जड पौष्टिक संतर्पण आहार विहार घेत राहिला, मतलब जब सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया, पेशेंट जब रिटायर हो जाते हैं तो उसके बाद में घर बैठे ही हैं, लेकिन फिर भी उनका आहार संतर्पण जन्य गुरु है, तो उसमें योग्य व्यायाम अगर वो नहीं करते हैं तो वो भी वमन योग्य हो सकते हैं. अशांना 80 वर्षे वयापर्यंत ही वमन प्रयोग आम्ही केलेला आहे. 80 एज तक मॅडम ने वमन करवाया है. स्थूल व मध्यम व्यक्तींना वमन देण्यास काही अडचण येत नाही. जो स्थूल है और मध्यम है उन दोनों में वमन देने में कुछ तकलीफ नहीं है. अतिकुश व्यक्तींना, जो अतिकृश व्यक्ति है उसमें मात्र शोधन चिकित्सा, ये बहुत ध्यान से, या हमें देना है कि नहीं इसका सोच विचार करके हमें प्लान करना चाहिए. मंत्रालयातील एक अधिकारी अतिकृश शदरात मोडणारे आहेत. तर ज्ञानपूर्वक आयुर्वेदीय सिद्धांत आचरणारे आहेत. वसंत ऋतुत स्वस्थ व्यक्तीने सुद्धा वमन घ्यावे. वसंत ऋतु में कफ प्रकोप काल है, उसमें हर एक जो स्वस्थ व्यक्ति हो फिर भी उन्हें वमन लेना चाहिए, अशा आयुर्वेदाचा आदेश आहे. तर मला वमन द्या. ऐसे एक पेशंट जो दुबले पतले थे वो आ गए. अशा व्यक्तींना आग्रह धरला, पूर्ण स्नेहास्वेदन करून त्यांना वमन दिले. विशेष म्हणजे वमनानंतर त्यांची भूक पचन सुधारली, वजनही बऱ्याचपैकी वाढले. तो अभी एक और पॉइंट हम लोग लेंगे, अत्यार्तव्य वमन. अत्यार्तव मतलब जहाँ पे मेनोरेजिया, पेशेंट का मेंसेस में ब्लीडिंग ज्यादा होता है, तो इसमें उसमें चिकित्सा अगर हम देखें, पीजी का क्वेश्चन भी है, अत्यार्तव में पहली चिकित्सा क्या है, तो आंसर है वमन. तो उसमें अत्यार्तव्य वमन. स्त्री शरीरातून दर महापाळीचा रक्तस्राव 3 ते 4 दिवस होतो. हर एक लेडीज में मेंसेस में 3 to 4 days ब्लीडिंग होता है. हा रक्तस्राव म्हणजे रजस्त्राव. रज हा घटक रस धातूचा उपधातू आहे. ये जो रक्तस्राव है वो उसको ही रजस्त्राव बोलते हैं. और हमने पढ़ा है कि रस धातु के दो उपधातु है, स्तन्य और रज. आणि रस धातूचे गुण व दोष हे कफ दोष प्रमाणे आहेत. तो रस धातु का जो दोष है वो कफ है. रस धातुची चिकित्सा कफासारखी करावी, ये भी एक आयुर्वेद का सिद्धांत है कि रस की चिकित्सा कफ के जैसी करनी है. रसो अपि श्लेष्मवत ऐसा कहा गया. गर्भधारणा करणे हे शुक्र धातूचे कार्य आहे. गर्भधारणा ये शुक्र धातु का कार्य है. तो शुक्र धातु ही कफ सदृश गुणाचा असतो. तो अगर प्रॉपर्टीज देखें तो शुक्र धातु भी शीत है, पिच्छिल है, गुरु है, तो वो कफ धातु जैसा ही है. रक्तासारखा दिसणारा हा रजस्त्राव मूलतः कफ स्वभावी रस आणि शुक्र या धातूंशी संबंधित असतो. तो भले ही रक्त के जैसा दिखने वाला है रजस्त्राव, लेकिन उसका संबंध कफ से है, क्योंकि उसका संबंध रस और शुक्र धातु से है. हा अन्वय ध्यानात घेतला महिन्याचे वेळा किंवा केव्हाही गर्भाशयातून धो धार लागत असलेल्या स्त्रियांना, तसेच महिनोन महिने थोडाफार स्त्राव चालू राहण्यासाठी तकरार असणाऱ्या स्त्रियांना वमन द्यावे असे ठरविले. तो जिसका ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होगा या फिर बहुत कम ब्लीडिंग होता हो कभी कभी स्रोत और अवरोध की वजह से, तो उसमें हम वमन दे सकते हैं. शरीरातून कोठूनही रक्त बाहेर जाणे या विकाराला रक्तपित्त म्हणतात. तो चरक ने दूसरे चैप्टर में रक्तपित्त का एक्सप्लेनेशन दिया है निदान स्थान में, कि किस बॉडी में किसी भी पार्ट से अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो उसको रक्तपित्त कहा जाता है. या रक्तपित्ताच्या चिकित्सेत ही असा नियम सांगितला आहे की विरुद्ध मार्गाने प्रतिमार्गम च हरणम रक्तपित्त विधीयते. मतलब प्रतिमार्ग, अगर हमें ब्लीडिंग ऊपर से हो रहा है तो हमें उसका नीचे से शोधन करना है, अगर नीचे से ब्लीडिंग हो रहा है तो ऊपर से चिकित्सा करनी है. मतलब अगर अत्यार्थ हो तो ये नीचे अधोमार्ग से रक्तस्राव है, जिसमें हमें प्रतिमार्ग मतलब वोमन चिकित्सा करके उसका चिकित्सा करना है. तो आज हम यहीं पे रखते हैं. अगले लेक्चर्स में हम रक्त क्षीणता इसके बारे में, फिर उसके बाद पस वाले जो डिजीज है उसमें अग्निमांद्य में वमन, पित्तासाठी वमन और वमन के कुछ विशेष अनुभव, ये यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे. तो यहीं पे हम रुकते हैं. किसी कुछ क्वेश्चंस होंगे तो पूछ सकते हैं.